पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। रात तक जब हेइन नहीं आती तो यनवो अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ वो अपने डिवोर्स पेपर्स को तैयार करता है। इसके और वो देख ही रहा था तभी उसे फोन पर हेइन का मैसेज आता है जिसमें उसने यनवो को फैमिली रूम में आने के लिए कहा था, जिससे देख यनवो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो हेइन के घर चला आता है जहाँ हमें पता चलता है कि यनवो तो घर जमाई बनकर ही होंग फैमिली में रहता है। उसके बाद हम मिलते हैं हेइन के फैमिली मेंबर से। इसमें है क्वीन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर होंग, चेयरमैन का बेटा बॉम जुन जो कि हेइन के डैड हैं, हेइन की मॉम स्योना, हेइन का एक भाई है सुचियोल जिसकी वाइफ है दाहाई, ग्रैंडपा की एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम है स्योली, हेइन की एक आंट है जिनका नाम है बॉमजा जो फिलहाल तो जेल में है, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। योनवो के लेट आने की वजह से हेइन की मॉम उसे कुछ बातें सुनाती है तो योनवो ने सॉरी कहता है। सुचियोल था क्वीन मार्ट का सीईओ जहाँ उसने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, तो वो योनवो को मैटर क्लियर अप करने के लिए कहता है। योनवो उसे कहता है कि क्वीन मार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम नहीं है, पर सुचियोल कहता है कि मेरे लॉयर से ये काम नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? योनवो इससे पहले कुछ कहने जाए इनकी मॉम उसे कह देती कि हाँ कहने में कितनी दिक्कत होती है तुम्हें। अब योनवो और क्या कहता वो हाँ कह देता है, जिससे हमें समझ आता है कि हेइन की पूरी फैमिली उस पर हुक्म चलाती है, पर हेइन उसके लिए स्टैंड नहीं लेती। देन हेइन की मॉम उन दोनों से कहती है कि हम लोग चाहते हैं कि तुम दोनों बेबी प्लानिंग शुरू करो, जिससे पब्लिक तुम दोनों के बारे में गॉसिप करना बंद करे, और बच्चे के आने के बाद योनवो तुम 2 साल के लिए बोस्टन जाओगे अपना एमबीए डिग्री कंप्लीट करने के लिए। इस पे योनवो कहता है कि मैंने कहा है ना मुझे एमबीए करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर हेइन की मॉम कहती है कि और मैंने भी कहा था कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं, ये डिसाइड तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बहस को देखते हुए इनके डैड कहते हैं कि मैं सुबिन से मई महीने में मिलना चाहूंगा। जो सुन सब लोग पूछते हैं कि ये सुबिन कौन है। इस पर हेइन के डैड बताते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर यानी हेइन और योनवो की बेटी होंग सुबिन। जो सुन योनवो पूछता है कि होंग सुबिन क्यों, बेग सुबिन क्यों नहीं। जो सुन हेइन के डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी ग्रैंड डॉटर को उसकी मॉम का सरनेम मिले, हमें ये पैट्रियर्चल सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पापा का सरनेम यूज करना काफी ओल्ड फैशन है। ये सब सुन योनवो अब उन्हें क्या ही कहता, चुपचाप उनकी बातें सुन लेता है। इस पर भी हेइन योनवो के सपोर्ट में कुछ भी नहीं कहती, जिससे योनवो उससे काफी डिसअपॉइंट होता है। इसीलिए अपने रूम में जाते हुए योनवो हेइन को रोकते हुए कहता है कि हमें बात करनी होगी। हेइन कहती हाँ बोलो। योनवो कहता है कि क्या हमें बेबी प्लानिंग करना चाहिए, हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है इसके बावजूद भी, और मुझे अकेले अब्रॉड भी जाना पड़ेगा। हेइन कहती हाँ इसमें क्या हुआ, अच्छी तो बात है, कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं भी तुम्हारे साथ अब्रॉड चलूं। योनवो कहता है बिल्कुल नहीं। हेइन कहती हाँ तो बस अपने हिस्से का काम करो फिर अब्रॉड चले जाना, हमारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए हम किसी और को हायर कर लेंगे, सिंपल और अच्छा आइडिया तो है। जिसने योनवो कहता है कि क्या तुम थोड़ी सी भी सीरियस हो, तुम सच में बच्चा चाहती हो। हेइन कहती हाँ अगर जरूरत पड़ी तो। ये सब सुन योनवो को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कुछ कहने जाता है इससे पहले हेइन को एक कॉल आ जाता है, इसमें वो अपने और योनवो के बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश करने को कहती है, स्पेशली योनवो के बारे में अच्छे से लिखने के लिए कहती है कि वो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है जहाँ की लॉ स्कूल का वो बेस्ट लॉयर है। ये बात अगेन योनवो को पसंद नहीं आती, तो वो उसे कहता है कि तुम ये इंटरव्यूज करना बंद करो, मैं इन इंटरव्यूज से थक चुका हूँ, अगर तुम्हें इतना ही इंटरव्यू देने का मन करता है तो अकेले करो। हेइन कहती अकेले कैसे करूँ, हमारी शादी के बारे में ही सारे इंटरव्यूज होते हैं। तो योनवो कहता है कि तुम खुद उन्हें मेरे बारे में सब बता देना, जो मन में आएगा बता देना, हम दोनों कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे से हैप्पीली मैरिड हैं, वैसे भी तो सब झूठ है, क्या फर्क पड़ता है। ये बोलकर वो गुस्से में घर से निकल जाता है और हेइन बस चुपचाप खड़ी रहती है। अभी उसे फिर से कॉल आता है, इसमें हेइन कहती कि उनके कौन से फोटोज को पब्लिश करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। इधर योनवो तो गुस्से में चलकर ही घर से बाहर निकल जाता है। इधर हेइन का भाई सुचियोल गार्डन में घूम रहा था, तभी हेइन आकर उसे खींचकर एक टपली मारती है। सुचियोल पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो। हेइन कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ऑर्डर करने की। ये बोलकर उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है। वहीं सुचियोल तो डर के मारे पीछे भागने लगता है, तो हेइन उसकी थोड़ी पिटाई कर देती है, उससे वार्न करती है कि फ्यूचर में योनवो को कभी ऑर्डर देने के बारे में मत सोचना, या अगर कभी तुमने उसे डिसरेस्पेक्ट किया तो याद रखना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सुचियोल डर के मारे उसकी बात मान जाता है, तो हेइन यहाँ से जाने लगती है, जिसे देख सुचियोल कहता है कि तुम खुद तो उसे इतना बुली किया करती हो और मुझ पे गुस्सा उतार रही हो, तुम एक नंबर की साइकोपैथ हो। जो सुन हेइन रुक जाती है, पर उसके पीछे मुड़ने से पहले ही सुचियोल उसे सॉरी कहकर भाग जाता है। तो इधर हम योनवो को देखते हैं जो अपने फ्रेंड यांग के साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ गया था। यांग उसे समझाते हुए कहता है कि हम सब चाहते हैं कि तुम हेइन को डिवोर्स देने से पहले एक और बार अच्छे से सोच लो। योनवो अपना सर नीचे किया हुआ था, जिसे देख यांग पूछता है कि क्या तुम रो रहे हो। योनवो तो स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं जब ड्रिंक करता हूँ तो और ज्यादा क्यूट लगता
सकता हूँ, और उसने कहा था कि मेरी क्यूटनेस मेरी सबसे पावरफुल वेपन है। यांग पूछता है किसने कहा था। युनवू कहता है कि हेइन ने कहा था। हेइन का नाम लेते ही उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, और इन 3 सालों में उसने जो कुछ भी झेला है वो सब बताते हुए युनवू तो एकदम रो ही पड़ता है। बताता है कि उसने कहा था कि मैं क्यूट हूँ। यांग कहता है कि बस कर जा, अब ज्यादा हो रहा है। युनवू तो रोते हुए कहने लग जाता है कि मैं इतना क्यूट क्यों हूँ, मेरी क्यूटनेस से वो इम्प्रेस क्यों हुई, मैंने उसका दिल क्यों धड़काया, और पता नहीं मुझे भी उससे प्यार क्यों हुआ, जिस वजह से मैंने अपनी खुद की लाइफ बर्बाद कर ली है। अगर मैं क्यूट नहीं होता तो वो मुझसे शादी नहीं करती। पता नहीं गॉड ने मुझे इतना क्यूट क्यों बनाया। यांग कहता है कि चल अब बहुत हो गया, घर चलते हैं, मेरी वाइफ भी घर पर वेट कर रही होगी। युनवू तो और जोर से रोते हुए कहने लग जाता है कि मुझे घर नहीं जाना है, तू चला जा। यांग कहता है तुझे इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं। युनवू कहता है कि तू चला जा, मुझे कोई ना कोई आकर सही सलामत घर पहुंचा देंगे। यांग पूछता है कौन ले जाएगा। युनवू कहता है कि वो लोग कहीं आसपास ही होंगे। तभी उसकी नजर पड़ती है थोड़ी दूर बैठे 2 आदमियों पर, तो वो यांग को उन्हें दिखाते हुए कहता है कि वो दोनों मुझे घर पहुंचा देंगे। यांग कहता है कि तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, कोई अनजान लोग तुम्हें क्यों ले जाएंगे। युनवू कहता है देखना चाहेगा। ये बोलकर वो उड़ जाता है, तो वो दोनों भी उड़ जाते हैं। युनवू के बैठने पर वो दोनों भी बैठ जाते हैं। इस तरह 2-3 बार वो उठता बैठता है, तो ये 2 आदमी भी उसके साथ उठते बैठते हैं, जिन्हें देखकर यांग हैरान रह जाता है। देन युनवू उसे बताता है कि मैंने जितनी बार भी इनसे डिवोर्स लूं या नहीं ये डिसाइड करने के लिए पत्तियां तोड़ी है, जवाब में हर बार नहीं ही आता है। यांग कहता है कि तो समझ लो किस्मत भी तुम दोनों को अलग नहीं होने देना चाहती। वो अपना रोना कंटिन्यू रखता है, कहता है कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साइड नहीं है, इवन एक पत्ती भी मेरे साइड नहीं है। अब उसका रोना धोना देखकर यांग भी अपनी कहानी सुनाने लग जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी हमेशा उस पर काफी गुस्सा करती है। तो युनवू को अब उसके लिए बुरा लगता है, तो उसे कहता है कि जा भाई तू घर चला जा, वरना बेकार में तुझे भी अपनी वाइफ से डांट पड़ेगी। ये बोलकर वो अकेले ही रोने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद वो अकेले ही चलते हुए घर की ओर जाने लगता है, ये चिल्लाते हुए कि कौन कहता है कि प्यार खूबसूरत होती है, इस प्यार ने मेरी लाइफ का वाट लगा रखा है। तभी वो उन दोनों को अपने पीछे आते हुए देखता है, तो वो उन दोनों से कहने लगता है कि अबे जाओ ना तुम दोनों, मैं क्या अब शांति से रोते हुए घर भी नहीं जा सकता। जिसने वो दोनों दूसरी ओर जाने लगते हैं, तो युनवू सैड सॉन्ग गाता हुआ घर की ओर जाने लगता है। तो घर पहुंचकर वो हेइन के रूम की ओर आने लगता है। हेइन भी जाग रही थी, जो युनवू के पैरों की आवाज सुनकर अपने रूम के दरवाजे के पास आती है, ताकि अगर युनवू दरवाजा नॉक करे तो वो खोल सके। इधर युनवू काफी देर तक हेइन के रूम के बाहर ही खड़ा रहता है, पर वो उसके रूम में नहीं जाता। पीछे लौटकर वो अपने रूम चला आता है। उसके रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर हेइन भी अपने बेड पर वापस आ जाती है। इससे हमें ये बात तो समझ आती है कि दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। तो हेइन अपने लैपटॉप में युनवू की ही फोटोज देखने लगती है। युनवू का स्माइल करता हुआ फोटो देख वो रियलाइज तो करती है कि उसने कितने टाइम से युनवू को अपने सामने स्माइल करता हुआ नहीं देखा। वहीं अगले दिन युनवू जेल आता है हेइन की आंट बोमजा से मिलने के लिए, जहाँ हमें पता चलता है कि बोमजा की 3 शादी हो चुकी है, पर सबको उसने कुछ ही टाइम बाद डिवोर्स दे दिया था। इसने कंपनी के पैसों का घोटाला किया था। इसके बारे में चेयरमैन को पता चल गया था, इससे बोमजा को लगा था इस बारे में चेयरमैन की गर्लफ्रेंड यानी कि सोली ने चेयरमैन को बताया होगा, इसीलिए बोमजा ने सोली पर अटैक कर दिया था। इससे गुस्सा होकर चेयरमैन ने बोमजा को जेल में डलवा दिया था, पर अब उन्हें बोमजा की तबीयत की फिक्र हो रही थी, इसीलिए उन्होंने युनवू को यहाँ उनकी बेल कराने के लिए भेजा था। तो आज ही हेइन की ग्रैंड माँ यानी चेयरमैन की वाइफ का डेथ एनिवर्सरी था, तो उनकी मेमोरियल सर्विस पे सभी लोग आए थे। तो यहाँ हमें चेयरमैन के सबसे बड़े बेटे बोमसियो के बारे में पता चलता है। इसका अपने डैड यानी चेयरमैन के साथ झगड़ा होने की वजह से अब्रॉड चला गया था, और आज वो भी मेमोरियल सर्विस में आने वाला था। इसी के साथ होंग फैमिली के सारे सन इन लॉज आए होते हैं, क्योंकि होंग फैमिली का ये ट्रेडिशन था कि मेमोरियल सर्विस में होंग फैमिली में जितने भी सन इन लॉज हैं वो सभी मेमोरियल सर्विस की तैयारी करते हैं, स्पेशली सारा खाना बनाते हैं। तो हेइन और सुजोल के जितने भी सारे कजिन्स थे उन सबके हस्बैंड्स एंड इवन युनवू भी उनके साथ मिलकर सारी तैयारी कर रहा था, जहाँ हमें पता चलता है कि होंग फैमिली के सारे सन इन लॉज का सेम हाल था। सभी लोग इस होंग फैमिली से बहुत परेशान थे, लेकिन इन सभी को युनवू के लिए ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि ये सभी तो हेइन के दूर के कजन सिस्टर्स के हस्बैंड्स थे, पर युनवू तो इस पूरे क्वीन ग्रुप के सीईओ का हस्बैंड था, इसीलिए उसे कितना कुछ झेलना पड़ता होगा। तो युनवू उन सबको गॉसिप छोड़कर काम में ध्यान देने के लिए कहता है। इधर चेयरमैन की गर्लफ्रेंड सोली भी पहुंच जाती है, जिन्हें यहाँ कोई ज्यादा पसंद
तो नहीं करता था और चेयरमैन की वजह से कोई उन्हें कुछ कह भी नहीं पाता था। तो कुछ ही देर में मेमोरियल सर्विस शुरू होती है, लेकिन उसी के दौरान बोमजा एंट्री मारती है जो आते ही यहाँ पर हंगामा शुरू कर देती है। स्पेशली उसे अपने डैड यानी चेयरमैन की गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम थी। वो तो यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है कि इसी सियोली ने हमारी मॉम को मारा है और तुम लोग इसे मेरी मॉम की मेमोरियल सर्विस में कैसे एंट्री दे सकते हो। वो अपने डैड अपने भाई से यही सब कहने लग जाती है। इनके डैड उसे समझाते हैं कि हमारी मॉम की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, मिस सियोली की वजह से नहीं हुई। पर बोमजा अपनी जिद पे अड़ी रहती है कि वो हार्ट अटैक भी इसी की वजह से आया था, हमारी मॉम को इसी ने मारा है। बोमजा अपने मॉम के भाई यानी कि अपने मामा से कहती है कि आपको मेरी बातों पर बिलीव करना ही होगा कि आपकी लाडली बहन को इसी सियोली ने मारा है। मामा जी भी उसे बताते हैं कि हमारी फैमिली में सभी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और एक नॉर्मल हार्ट अटैक से ही उनकी मौत हुई है। तो इनके डैड उसे शांत कराते हैं और इस मेमोरियल सर्विस को कंटिन्यू रखते हैं। अब चेयरमैन का बड़ा बेटा गेट के बाहर ही था, जिसे ऊपर से चेयरमैन देखकर कहते हैं कि ये बस यहाँ पे नाटक करने आया है, इसे बस यहाँ आकर अपनी फोटो खिंचानी थी। जिससे हमें समझ आता है कि इन दोनों का अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। अब आज ही ह्योनवो के डैड का बर्थडे था, लेकिन इस मेमोरियल सर्विस की वजह से होंग फैमिली के किसी भी दामाद को इस घर से बाहर जाने का अलाउड ही नहीं था, जिस वजह से ह्योनवो को यहीं पे रहना पड़ता है। डायरेक्टर जो करके कोई पुराना एम्प्लॉय था जिन्होंने अचानक से रिजाइन कर दिया था। इनके डैड को उन पर डाउट था कि ऐसे अचानक से उनका रिजाइन करना काफी सस्पिशियस है, इसीलिए वो ह्योनवो को उनके बारे में पता करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उसने किसी भी तरह से हमारी फैमिली को धोखा दिया है तो उसकी हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि मुझे धोखा देने वाले को मैं सिर्फ पनिशमेंट नहीं देता बल्कि उन्हें बर्बाद कर देता हूँ। ह्योनवो कहता है कि उन्होंने इतने सालों से आपकी कंपनी में काम किया है, उन्हें इतना बुरा ट्रीट करना अच्छा नहीं होगा। जो सुन हेन के डैड जो गुस्से से उसे देखते हैं, ह्योनवो तो डर ही जाता है। डैड उसे कहते हैं कि इसके जरिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ, उसका हाल क्या होगा। जो सुन ह्योनवो तो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो तो इनकी बेटी को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा था। तो अगर कहीं इन्हें इनको डिवोर्स देने के बारे में पता चला तो ये ह्योनवो की क्या हालत करेंगे। यही सब सोचकर ह्योनवो तो और ज्यादा डरने लग जाता है और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड यहीं पर होता है। तो अब ह्योनवो आगे क्या करेगा देखेंगे अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।